तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश फंटासी टिप्स पे। तो आज हम बात करेंगे मैथ फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, जो कि ज्योमेट्री, जो कि रेलवे एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा भारी और काफ़ी ज़्यादा आसान भी यही टॉपिक है अगर आप इसको समझ जाते हैं इसके, क्योंकि अब एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। जो कि ज्योमेट्री से जितने भी अब प्रश्न अब एग्जाम में देखने को मिल रहा है, या मेंसुरेशन 2D या 3D से यानी एडवांस पोर्शन से अगर देखने को मिल रहा है, तो वो सब फार्मूला बेसिक मिल रहा है। तो अब ये दोस्तों बात करते हैं फार्मूले को ही हम लोग चलिए घोर कर पी जाते हैं। तो पहले बात करते हैं ज्योमेट्री में पहला जो किया था रेखाएं, किरण एवं कोण, लाइन्स, एंगल, लाइन्स, रेज एंड एंगल्स। तो अब ये दोस्तों बात करते हैं बिंदु किसे कहते हैं। तो ऐसा कोई वृत्त तो जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो उसे बिंदु कहते हैं। जी दोस्तों, ऐसा कोई वृत्त, ऐसा कोई वृत्त जी दोस्तों जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो उसे बिंदु कहते हैं। जी दोस्तों, ऐसा कोई वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो उसे बिंदु कहते हैं। वही दोस्तों बात करते हैं रेखा, यानी रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है। जी हाँ दोस्तों, आप इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिएगा और हमेशा देखिएगा, आप काम आएगा ही आएगा। रेखा जो कि अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है जिसके दोनों सिरों पे को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, रेखा अनंत बिंदु का एक बिंदु पथ है जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे ये वाला आपको हो गया रेखा अनंत बिंदु, इधर भी एक रेखा बढ़ता है, इधर भी, यानी PQ एक रेखा है। अब बात करते हैं दोस्तों और रेखाखंड। रेखाखंड का इंग्लिश में मीनिंग होता है दोस्तों लाइन सेगमेंट। रेखाखंड किसे कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि आप कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रतिच्छेदी बिंदु। जी हाँ दोस्तों, जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु किसे कहते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ए वाला आपको हो गया बिंदु, और प्रतिच्छेदी रेखाएं ए वाला हो गया, ए वाला हो गया, ए वाला हो गया, ए वाला हो गया। प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संगामी रेखाएं किसे कहते हैं। तो संगामी रेखाएं जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। मानिए जैसे दो रेखाएं ये वाला हो गया, प्रतिच्छेद करती है तो उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। अब ये दोस्तों जो कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है समांतर रेखाएं, यानी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। तो जिन दो रेखाओं के बीच का अंतर समान हो। जी हाँ दोस्तों, जिन दो रेखाओं के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर रेखा कहते हैं। तो मानिए दोस्तों जैसे ये वाला हो गया AC पैरेलल BD, जो कि एक ए रेखा है AC और एक ए रेखा है BD। तो ये आपको AC पैरेलल BD यानी जिन दो रेखाओं के बीच का अंतर, यानी जितना अंतर इसका होगा इतना ही अंतर इनका होगा, तो ये आपको समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस कहलाएंगे। अब ये दोस्तों बात करते हैं तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं, जी हाँ दोस्तों, जब दो समांतर रेखाओं के दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। माने दोस्तों जैसे ये वाला हो गया दो समांतर रेखा ये भी, और एक समांतर रेखा CD हो गई, जो कि इसको प्रतिच्छेद कौन कर रहा है। तो ये आपको प्रतिच्छेद कर रहा है PQ, तो ये आपको PQ ही ये आपको तिर्यक लाइन है यानी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये जो कि बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात करते हैं दोस्तों किरण। किरण किसे कहते हैं। तो वह रेखा जिसके एक सिरे पर अंत बिंदु हो तथा दूसरा सिरा अनंत तक जाता हो उसे किरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह रेखा जिसके एक सिरे पर अंत बिंदु हो तथा दूसरा सिरा अनंत तक जाता हो उसे किरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक सिरा अंत बिंदु पर हो, इसका अंत पीक पर अंत है तथा दूसरा अनंत तक जाता हो, इसका कोई अंत ही नहीं है, तो ये आपको क्यों, जो कि आपको PQ किरण कहलाएगा। अब ये दोस्तों बात करते हैं कोण किसे कहते हैं। तो कोण जब दो असंरेखीय किरण जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु है, जब दो असंरेखीय, एक ए असंरेखीय किरण हो गया और एक ए असंरेखीय किरण हो गया, जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु है, इनका उभयनिष्ठ एक प्रारंभिक बिंदु ए वाला है प्रारंभिक बिंदु कोण कहते हैं, और दोनों किरणों को कोण की भुजाएं और दोनों किरणों को कोण की भुजाएं तथा उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। जैसे ये आपको हो गया PA, यहाँ से कोण से ये वाला
पी ए और पी बी ये भुजा हो गया। वही दोस्तों पी जो कि है ये आपको पी शीर्ष है और एंगल बी पी ए ये आपको कोण है। तो आप कोण के बारे में दोस्तों पूरा आशा करता हूँ इस समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं, यानी एंगल बाइसेक्टर। तो मानिए दोस्तों जैसे ये वाला एक ट्रायंगल है, ये एक एंगल है दोस्तों। अब इसको एंगल जो कि डी है इसको आप बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको हो जाएगा एडी जो कि बाइसेक्टर है, तो इसका हो जाएगा एंगल सी ए बी जो कि आपको एंगल सी ए बी कोण समद्विभाजक है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कोणों के प्रकार, यानी कोण के कितने कितने प्रकार होते हैं। तो कोणों के प्रकार एक होता है पहला दोस्तों न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो कि दोस्तों 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जबकि सम कोण किसे कहते हैं, तो ऐसा कोण जिनका मान 90 डिग्री हो सम कोण कहलाते हैं। ऐसा कोण जिनका मान 90 डिग्री हो सम कोण कहलाता है। जबकि अधिक कोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जबकि ऋजु कोण किसे कहते हैं, तो ऋजु कोण ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री हो ऋजु कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री हो या उसे ऋजु कोण कहते हैं। जबकि बृहत कोण किसे कहते हैं, यानी बाहरी कोण बृहत कोण कैसे कहते हैं, तो ऐसा कोण 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे बृहत कोण कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, ऐसा कोण 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम उसे बृहत कोण कहते हैं। जबकि पूर्ण कोण किसे कहते हैं, तो पूर्ण कोण दोस्तों हमेशा 360 डिग्री के कोण बनाती है। ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री उसे पूर्ण कोण कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पूरा कोण के बारे में। तो पूरा कोण किसे कहते हैं, तो ऐसा दो कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दो कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो। ऐसा दो कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरा कोण कहते हैं। जबकि अब बात करते हैं समपूरा कोण के बारे में। तो समपूरा कोण किसे कहते हैं, तो ऐसा दो कोण जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो। पूरा कोण किसे कहते हैं, तो ऐसा दो कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री हो सब पूरा कोण कहते हैं। जबकि समपूरा कोण किसे कहते हैं, तो ऐसा दो कोण जिनकी मापों का योग 180 डिग्री उसे समपूरा कोण कहते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट जो कि कॉन्सेप्ट है रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं, यानी लीनियर पेयर एंगल किसे कहते हैं। तो दो आसन कोण ये वाला हो गया। दो आसन कोण जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो। दो आसन कोण, जी हाँ दोस्तों, एक आसन कोण ये हो गया, एक आसन कोण ये हो गया। दो आसन कोण जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणों से होकर किरणें हो तो रैखिक युग्म कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, जो रैखिक युग्म कोण में दो कोणों को मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये वाला हो गया एंगल ए बी सी, ये आपको हो गया इस पे आपको दोस्तों 180 डिग्री का बनता है। इसे ही हम रैखिक युग्म कोण कहते हैं, जो कि θ1 प्लस θ2 मिलकर कितना 180 डिग्री का कोण बनाता है। आप फिर से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, θ1 प्लस ये आपको θ2 मिलकर कितना 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब ये दोस्तों जैसा कि हमने पहला ही बोला था कि ये आपको ज्योमेट्री का वन शॉट पहला वीडियो है। तो अब ये दोस्तों जैसे ही आपको हो गया ए बी पैरेलल सी डी एक लाइन है जो कि आपको एल एम कितना, ये आपको एल एम ट्रांसवर्स कर रहा है, यानी तिर्यक लाइन है। तो आप एक इसी कॉन्सेप्ट को ज्योमेट्री का आप अगर ए आप सीख गए तो 33 से 40% आप समझिए ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट सीख गए, क्योंकि सब खेला इसी पे रहता है। तो अब आइए दोस्तों बात करते हैं अब इसमें। तो जैसे ये वाला हो गया एंगल 1 और एंगल 5, ये आपको हो जाएगा कितना संगत कोण, यानी कॉरस्पेंडिंग एंगल के हिसाब से आएगा। जैसे एंगल 1 और एंगल 5 ये आपको कॉरस्पेंडिंग एंगल आएगा, यानी संगत कोण। उसी तरह दोस्तों एंगल 4 और एंगल 8 ये जो कि ये भी कॉरस्पेंडिंग एंगल यानी संगत कोण होते हैं। जबकि एंगल 2 और एंगल 6 यानी ऊपर के ऊपर और ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे और नीचे के नीचे, एंगल 2 बराबर एंगल 6। उसी तरह दोस्तों एंगल 3 बराबर एंगल 7 जो कि आपको कॉरस्पेंडिंग एंगल यानी संगत कोण के बराबर आते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इसी में एकांतर कोण किसे कहते हैं, यानी अल्टरनेट एंगल। तो एकांतर कोण किसे कहते हैं, तो एकांतर कोण हमेशा दोस्तों जेड बनाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि एकांतर कोण हमेशा के जेड बनाता है। एकांतर कोण हमेशा कितना जेड बनाता है। तो एकांतर कोण हमेशा जेड बनाता है, तो ये आपको हो गया जो कि जेड बना रहा है। एकांतर कोण हमेशा, एकांतर कोण की पहचान क्या होती है, तो हमेशा एकांतर कोण जेड बनाता है। तो एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 5 जो कि एकांतर आंतरिक एकांतर कोण से। उसी तरह दोस्तों इधर भी आपको जेड बनाएगा, ये आपको एंगल 2 बराबर कितना एंगल 8 हो जाएगा जो कि ये भी आंतरिक एकांतर कोण से। उसी तरह दोस्तों एंगल 4 बराबर एंगल 6 हो जाएगा जो कि आपको
एंगल 4 बराबर एंगल 6 जो कि AB से बाहरी आंतरिक एकांतरण एकांतरक कोण से, जी हाँ दोस्तों बाहरी एकांतर यानी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से एंगल 4 बराबर एंगल 6। उसी तरह दोस्तों ए वाला आपको हो जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल 7 जो कि ये भी आपको बाहरी एकांतर कोण से हो जाएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, जिसे ये आपको हो गया जैसे दो लाइन दिया हुआ है और ये आपको ट्रांसवर्स कर रहा है तो इसका और इसका ये आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों इसका और इसका ये भी आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा और इसका ये भी आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा और इसका ये भी आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो अब ये दोस्तों बात करते हैं फिगर पे। तो फिगर जैसे है जैसे एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 जो कि आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण से होता है और एंगल 4 बराबर होता है एंगल 2 यानी ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से होता है। उसी तरह दोस्तों एंगल 5 बराबर क्या एंगल 7 होता है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण और एंगल 8 बराबर एंगल 6 होता है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से होता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि ई वाला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 और एंगल 5 के जो कितना 180 डिग्री होता है। उसी तरह दोस्तों इसका एडजेसेंट एंगल का कोण कितना एंगल 3 प्लस एंगल 8 यानी आसन कोणों का जो कितना 180 डिग्री होता है। ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिएगा। अब ये दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब ये बात करते हैं दोस्तों जो कि ज्योमेट्री का आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब बात करेंगे ट्रायंगल यानी लाइंस और एंगल्स खत्म हो गए, जो कि हम आपको पहले ही बोले दोस्तों ये आपको किसी भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले वीडियो को फटाफट आप याद कर लीजिए और आप देने चलिए। आप मेरा दावा यानी 100% चांस है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी इसके रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों ज्योमेट्री में ट्रायंगल यानी मेन संभव के बारे में, मेन थ्योरम्स के बारे में। तो मानिए दोस्तों ये वाला एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है दोस्तों ट्रायंगल ABC है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये ट्रायंगल है? तो ट्रायंगल जानने के लिए सबसे पहले दोस्तों थ्योरम एक होता है त्रिभुज में दो भुजाओं का योग कितना तीसरा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। दिया दोस्तों त्रिभुज में दो भुजाओं का योग यानी पहला भुजा दूसरा भुजा तीसरा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। बड़ा का मतलब होता है दोस्तों जिसके इधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और जिसके उधर मुंह बंद रहता है वो आपको छोटा होता है। उसी तरह दोस्तों त्रिभुज में दो भुजाओं का योग यानी एंगल A प्लस एंगल C ये आपको कितना इधर आपको बड़ा है और इधर आपको छोटा है, यानी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा होता है तो वह ट्रायंगल समबाहु है। उसी तरह दोस्तों सेम इसका विपरीत है कि दो भुजाओं का त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी से हमेशा कम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी से हमेशा कम होनी चाहिए। त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी से हमेशा कम होता है तो आपको ट्रायंगल श्रेणी में आएगा, जिससे एंगल B माइनस C एंगल A यानी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होता है कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होता है उसे ये आपको त्रिभुज के श्रेणी में आएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जैसे ये वाला हो गया ट्रायंगल है ABC और इसमें आपको जैसे इसके सामने वाला भुजा बराबर होता है, इसके सामने वाला भुजा बड़ होता है, इसके सामने वाला तो जैसे A के सामने वाला भुजा A हो गया, B के सामने वाला भुजा ये आपको B हो जाएगा और C के सामने वाला भुजा यहाँ पर C आएगा। अब ये दोस्तों बात करते हैं मानिए अगर किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं दी गई हो तो कैसे पता करें कि यह कौन सा त्रिभुज है। जी हाँ दोस्तों मानिए त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं दे दिया जाए, ऊपर वाले तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा अगर त्रिभुज में दो भुजा दिया है तो तीसरा भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन नीचे वाले कॉन्सेप्ट में हम ये सीख रहे हैं त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं दे दी हो तो कैसे पता करें कि वो कौन सा त्रिभुज है, यानी वो कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज में कौन कौन से होते हैं, एक न्यून कोण एक अधिक कोण और एक होता है समकोण। तो मानिए यदि कौन सा त्रिभुज है, यदि इसमें C जो कि ये वाला C है सबसे बड़ी भुजा है। तो अब ये दोस्तों बात करते हैं इसमें। तो जैसे एक कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज ग्रेटर देन C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज ग्रेटर देन C स्क्वायर। यदि A स्क्वायर और B स्क्वायर C स्क्वायर से अगर छोटा होगा, जी हाँ दोस्तों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर से अगर बड़ा होगा तो ये आपको न्यून कोण कहलाता है। जी हाँ दोस्तों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अगर C स्क्वायर से बड़ा होगा तो ये आपको न्यून कोण कहलाता है, जबकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अगर बराबर होगा यानी C स्क्वायर का बराबर होगा यानी तीसरी भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा से अगर बराबर होगा तो ये आपको समकोण कहलाता है, जबकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जी हाँ दोस्तों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अगर C स्क्वायर से बड़ा होगा तो ये आपको अधिक कोण कहलाता है। वहीं दोस्तों C स्क्वायर से अगर छोटा होगा तो ये आपको न्यून कोण कहलाता है, जबकि C स्क्वायर से अगर बड़ा होगा तो ये आपको अधिक कोण कहलाता है। अब ये दोस्तों बात करते हैं मिड पॉइंट
थ्योरम के बारे में। तो ये आपको एक आता है ट्रायंगल में, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मिड पॉइंट थ्योरम। एक होता है थेल्स थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम में ये कहा जाता है, जैसे आपको ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल में जैसे त्रिभुज एबीसी में एक डीई एक मिड पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ डीई एक एबीसी के एक मध्य बिंदु है, यानी एक मध्य बिंदु है। तो इसका फॉर्मूला ही होता है दोस्तों, डीई अगर निकालना होगा जहाँ एबी पैरेलल डीसी है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ डीई पैरेलल कितना, डीई पैरेलल बीसी हो, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों डीई बराबर इसका दोगुना। जी हाँ दोस्तों, डीई बराबर इसका आधा, डीई बराबर बीसी बाई 2 फॉर्मूला होता है, जहाँ डीई पैरेलल बीसी हो। तो अब आइए दोस्तों बात करते हैं थेल्स थ्योरम में। तो थेल्स थ्योरम में यह कहता है दोस्तों, मानिए ट्रायंगल एबीसी में डीई जो कि आपको मध्य बिंदु नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको मध्य बिंदु नहीं है, डीई इसमें मध्य बिंदु नहीं है, तो इसका ए डी का संगत अनुपात ए बी से होता है, जबकि ए ई का संगत अनुपात सी से होता है, ए सी से। वही दोस्तों सी से होता है, जैसे ए बी बाई डी बी, ए डी ए आपको हो जाएगा संगत अनुपात ए डी और बटे डी बी बराबर होता है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी, जो कि बराबर होता है। उसी तरह दोस्तों ये वाला आएगा डी ई बटे बी सी, यानी त्रिभुज में अगर थेल्स थ्योरम के अनुपात से, अगर संगत अनुपात में, थेल्स प्रमेय के अनुसार संगत अनुपात में, तो ये आपको हो जाएगा ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बटे ए सी, जहाँ दोस्तों ए ई बटे ई सी अब बराबर डी ई बटे बी सी, जो कि ये आपको थेल्स थ्योरम में होता है, जो जहाँ डी ई मध्य बिंदु नहीं होता है। अगर डी ई अगर मध्य बिंदु है तो ये आपको सीधे बी सी का आधा हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर डी ई अगर मध्य बिंदु नहीं तो ये आपको हो जाएगा संगत अनुपात, यानी ए डी बटे डी बी। इसी तरह आपको बनाना पड़ता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में।